वो ऐसे देखना है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? मटेरियल का इंतजाम, मटेरियल को लाना, मटेरियल को उपलब्ध करवाना, क्या बोलते हैं उसे? उसके बाद ये मटेरियल क्या हो जाएगा? रिसीव। रिसीव होने के बाद में इसे रिकॉर्ड करना, स्टोर करना। उसके बाद में ये है इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या नाम है? इन्वेंट्री कंट्रोल के बाद में क्या है? किस तरीके से इसको जारी करना, फीफो से जारी करना, लीफो से जारी करना, वेटेड से जारी करना। उसके बाद है वेस्ट स्क्रैप इनकी अकाउंटिंग, और उसके बाद क्या है? कंजम्पशन। तो कितने टुकड़ों में हम इसको पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 7 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या बताइए? मटेरियल का इंतजाम। ये क्या है? वैल्यूशन। सर वैल्यूशन मतलब, अरे मटेरियल की लागत में क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या नहीं जुड़ेगा, क्या घटेगा, वो यहां पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मटेरियल का स्टोरेज। मटेरियल के स्टोरेज के बाद क्या करेंगे? इन्वेंटरी कंट्रोल करने के तरीके। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मटेरियल के इशू के तरीके। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्क्रैप, वेस्ट, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज के ट्रीटमेंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। ब्रेक क्लियर है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ बताइए? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। रुक जाइए, पहले तो आप ये लाइन लिख लीजिए। मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व 7 पार्ट्स। मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व 7 पार्ट्स। मटेरियल की कॉस्ट में कितने पार्ट हैं? 7। नंबर 1 लिखेंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये 7 नाम लिखने। लिख लिए? क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा, आप आ गए थे क्या? अरे वाह। मटेरियल प्रोक्योरमेंट। नंबर 2 वैल्यूशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। देन मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड। करना दे कॉपी। राइटिंग किसकी बढ़िया है? मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड तीसरा लिख दिया। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल लिख लिया। इन्वेंट्री कंट्रोल, वैल्यूशन ऑफ मटेरियल इशू, वैल्यूशन ऑफ मटेरियल इशू। अभी बनवा रहे हैं, पहले तो नाम तो बताऊं। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, एंड लास्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। कितने स्टेप्स है? 7। पहले स्टेप्स का नाम क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट।
इधर देखो बच्चों, मैं अपने हिसाब से बनवाऊंगा चार्ट, पहले इधर देख लो। सबसे पहले जो कंजम्पशन, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट जागता है उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है बच्चों? इंजीनियरिंग। इसका एक और नाम क्या है? प्लानिंग। पहले का नाम क्या है? इंजीनियरिंग, या फिर क्या बोल सकते हो? प्लानिंग। ये डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें ये मटेरियल लगना चाहिए, ये कॉस्ट का लगना चाहिए, ऐसा करके ये बन जाएगा। बताओ ये सब कौन डिसाइड करता है? और वो ये डिसाइड करके किस डिपार्टमेंट को पर्चा भेजते हैं, और उस पर्चे का नाम क्या है? बिल्स ऑफ मटेरियल। और बिल्स ऑफ मटेरियल में वो लिख के देते हैं प्लास्टिक की ये इतनी प्लेट, लोहे की ये इतनी प्लेट, ये इंजन, ये कार्बोरेटर, ये फलाना, ये ढीम का, ये छर्रे, ये बोल्ट, ये फलाना, ये ढीम का, जोड़ो और क्या बना दो? यूनिट बना दो। बताओ ये कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? इंजीनियरिंग। किससे संपर्क किया? बना, और ये चीजें मिला के बना। बताओ जो फर्रा तैयार किया उस फर्रे का नाम क्या था? बिल्स ऑफ मटेरियल। किसने तैयार किया ये फर्रा? किसको भेजा? ये लगाकर, ये क्वालिटी लगाकर ऐसा ऐसा बनाना है। समझ गए क्या? ये आर्किटेक्ट है, ये कारीगर है। आर्किटेक्ट ईंटें जोड़ता है या कारीगर जोड़ता है? फिर आर्किटेक्ट क्या करता है? प्लानिंग करता है। ऐसे बनाना है, ये ईंट ऐसी रखनी है, यहाँ आधा नंबर की ईंट या 1 नंबर की ईंट या खड़ी ईंट या आड़ी ईंट, ये वो बताएगा। समझ गए? ओके, मुझे बताओ क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देगा क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो किसको संपर्क करेगा? स्टोर को। तो संपर्क करेगा और बोलेगा मटेरियल दे दे। अरे क्या दे दे? मटेरियल दे दे। किसको कहेगा? कौन कहेगा? किसको बोलेगा? और एक कागज बना के भेजेगा। बताओ इस कागज का नाम क्या है? मटेरियल रिक्विजिशन। ये क्या बोलेगा? मटेरियल दे दे। तो कौन कौन सा कागज किसको भेजेगा ये पता चल रहा है क्या? इसने इसको क्या कागज भेजा? इसने इसको क्या कागज भेजा? लेकिन मान लो स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल ना हो तो वो किसको आवाज लगाएगा? परचेज डिपार्टमेंट को। हे परचेज वालों, माल खरीदो। क्या खरीदो? और वो एक डॉक्यूमेंट बना के परचेज को भेजेगा। बताओ उसका नाम क्या है? अभी तक मैंने 3 कागज बता दिए बच्चों। पहले कागज का नाम क्या बताया? जो किसको कौन भेजता है? प्रोडक्शन वाला किसको आवाज लगाता है? कौन सा डॉक्यूमेंट बना के भेजता है? मटेरियल रिक्विजिशन। फिर स्टोर डिपार्टमेंट किसको आवाज लगाता है? कौन सा कागज बना के भेजता है? आया? अब ये परचेज डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि ये चौकी पे गया या कोई सब्जी मंडी में गया और आलू उठा ले खरीदने। स्टोर वाला जो परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन भेजता है, ये वाला इसको भेजता है मटेरियल रिक्विजिशन, ये इसको, और ये इसको भेजता है परचेज रिक्विजिशन। 2 नंबर है नहीं? अब देखो परचेज डिपार्टमेंट किनको आवाज लगाता है? सप्लायर्स। सप्लायर्स को। इसको सप्लायर्स को कहता है भाई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देता हूं। क्या देता हूं? तुम मेरे को ऑफर दो, मैं निविदाएं आमंत्रित करता हूं, आओ और भाव देके जाओ। ये क्या देके जाओ? हाँ, भाव देके जाओ। हमको माल खरीदना है, हमको माल खरीदना है, अपनी अपनी निविदाएं जमा कराओ। ये इन निविदाओं की क्या करता है? चेकिंग करता है, कोटेशन वगैरह को देखता है, और देखने के बाद में जो भी पार्टी सेलेक्ट होती है, बताओ बच्चों, उसको क्या दे देता है? परचेज ऑर्डर। समझ भाई बात? तो पहले सप्लायर को बोला रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फोन करके हम माल खरीदना चाहते हैं, आप भी भाव ताव लगा दो। हम माल खरीदना चाहते हैं, आप भी भाव ताव लगा दो। तो बताओ टेलीफोन से किसने किसको सूचना दी? इसने इसको। क्या सूचना दी? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। या टेंडर निकाला अखबार में। इसने क्या भेजी? कोटेशन भेजी। इसने उस कोटेशन की क्या की? छटनी की, और छटनी करके चटनी नहीं बनाई, ऑर्डर दिया। क्या दिया?
किसको दिया? सप्लायर को या सप्लायर्स को? सप्लायर को, एक कोई तो देंगे। तो सर फिर सप्लायर क्या करेगा? तो सप्लायर जो है बेटा वो सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस जारी करेगा। क्या जारी करेगा? तो सर ये क्या होता है? देखो सप्लायर कई तरह के होते हैं। कई कहते हैं ये तो नकदी कंपनी है, जब तक रोकड़ा नहीं आया हम तो माल ही जारी नहीं करेंगे। क्या जारी करता है? परफॉर्मा। और परफॉर्मा इनवॉइस जारी करके अकाउंट्स वाले को भेजता है। अरे किसको भेजता है? तो देखो भाई माल तो हो गया तैयार। कहाँ हो गया तैयार? ये देखे एक बार बिल देख ले, कहीं तुम्हारी औकात से बाहर हो पहले ही भूल चूक लेनी देनी, पता चले कि भाई साहब तुम उड़न खटोले भाग जाओ। परफॉर्मा इनवॉइस, फिर ये कहता है कि ये औकात की बात करता है, पेमेंट। ये क्या करता है? इसने क्या बढ़ा के भेजा? परफॉर्मा इनवॉइस। औकात है क्या? इसने कहा पेमेंट। जैसे ही पेमेंट हुआ इसने क्या जारी कर दिया बच्चों? इनवॉइस। ये ले पक्का बिल आ गया। वो कच्चा बिल था, ये पक्का बिल। और फिर पक्का बिल होने के बाद में फिर ये क्या करता है बताओ? गुड्स डिलीवर कर देता है। और गुड्स किसके पास आ जाता है बच्चों? स्टोर के पास। किसके पास आ जाता है? स्टोर के पास। और ये देखो ये गुड्स रिसीव्ड नोट भी आ जाता है बच्चों। कौन सा नोट आ जाता है? गुड्स। ये देखो ये यहां से माल यहां पर चला जाता है। सप्लायर से माल कहां चला जाता है? स्टोर में। और गुड्स डिलीवरी चालान के साथ। इसके साथ गुड्स डिलीवरी चालान के बाद ये 11 नंबर का आ जाता है गुड्स रिसीव्ड नोट। ये इसको भेज देता है, यहाँ जो तुमने माल भेजा था वो हमको मिल चुका है। उसके बाद ये मटेरियल रिटर्न नोट भेजता है। कौन भेजता है? स्टोर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट को। हाँ हम मटेरियल लौटा रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत खराब, तो यदि मान लो मटेरियल खराब वगैरह आ जाए तो ये मटेरियल रिटर्न नोट जाता है। और ये मटेरियल जो रिटर्न नोट है वो अकॉर्डिंगली दो आदमियों को भेजा जाता है। एक तो इसको अकाउंटिंग को भेजा जाता है और एक सप्लायर को भेजा जाता है। और फिर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। इस तरह से ये काम धाम चलते रहते हैं। उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो माल प्राप्त कर लेता है और इसके पास नेट कितना बचा हुआ है ये कॉस्ट वालों को दे देते। तो एक्चुअल में डायग्राम वापस से देखो, सबसे मुख्य डिपार्टमेंट कौन सा है? इंजीनियरिंग। कौन सा? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो किसको सूचना देता है? समझ गए? हाँ, बिल्स ऑफ मटेरियल बना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको सूचना देता है? स्टोर किसको आवाज लगाता है? परचेज किसको आवाज लगाता है? सप्लायर किसको संपर्क करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का किससे संपर्क होता है? स्टोर से। तो हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो इस तरह से बना हुआ। थोड़ा दूसरा डायग्राम बनाते हैं इन बच्चों से अलग, आधुनिक। सिर्फ नंबर ही लगाना बच्चों आप, फिर एक साथ ही 1 से लेकर 12-13 नंबर एक साथ अलग लिख लेंगे, वरना ये घिचपिच हो जाएगा।
ऐसे बना लो आप, तीर के निशान का ध्यान रखना। अपन क्या है 1 से 13 तक नंबर लिख लेंगे। नहीं, डिपार्टमेंट ही खूब दूर दूर बना दिए। ठीक ठीक ठीक। आपके फ्लो चार्ट है क्या बीपी कोर्स में? हमारे टाइम भी थे, मेरे को तो सबसे बढ़िया चैप्टर लगता था। ये है ना 11, रिसीव वाला तो सिर्फ अकाउंटिंग को दे रहे हैं और रिटर्न वाला एक अकाउंटिंग को भी दे रहे हैं और सप्लायर को भी दे रहे हैं। 11 वाले 2, 11 वाला एक ही है सर, और ये रिटर्न 12 वाले 2 है। तो 11 वाला है गुड्स रिसीव्ड नोट। हाँ सर, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बस एक लाइन और लिख दीजिए और वहाँ 11 को। यहाँ तो 12 करना है। हाँ, इसको 12 कर लेना बच्चों, और 12 12 ये और एक ये 11 कर देता हूँ। मैंने बस ये 10 के नीचे ये 12 था ना, इसको 12 कर दिया, 11 की जगह 12, मतलब 12 12 2 बार कर दिया, और 11 में स्टोर से अकाउंटिंग कर दिया। बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों उतार लिया क्या? जवाब नहीं आ रहा, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल बढ़िया कड़क। घर जाओ, रेस्ट करो। सो जाओ घर जाके। अब बच्चों ये कॉपी हो गया ना, अब लिखो। हाँ, एक बार करेक्शन बताओ। ठीक है, करेक्शन बता रहा हूं, हटा दूं पहले एक बार। करेक्शन बच्चों ये है कि जो स्टोर है और ये सप्लायर है, तो स्टोर से सप्लायर वाले को मैंने 11 की जगह 12 किया है। स्टोर से सप्लायर वाले को मैंने 11 की जगह 12 किया है, और स्टोर से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक नया खोला है 11, यानी 12 2 बार है बच्चों, 12 2 बार है। इतना सा करेक्शन, 12 2 बार है और 11 स्टोर से अकाउंट्स वाले की तरफ है। ओके,
अब लिखो एक नंबर में लिखो बिल्स ऑफ मटेरियल। एक नंबर में लिखो बिल्स ऑफ मटेरियल, नीचे नहीं, यहां नहीं, नीचे अलग से नंबर लिखो। 1 से 13 के नंबर का मतलब क्या है? एक का नाम क्या लिखा? बिल्स ऑफ मटेरियल। नीचे लिखना, ये साइड में नीचे इस डायग्राम के नीचे एक का मतलब लिखो बिल्स ऑफ मटेरियल। एक का मतलब लिख दिया, क्या लिखा? बिल्स ऑफ मटेरियल। 2 का नंबर लिखो मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन। 3 का लिखो परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन। 4 लिखो टेंडर ऑब्लिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, टेंडर और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। 5 लिखो कोटेशन, 6 लिखो परचेज ऑर्डर, 7 लिखो परफॉर्मा इनवॉइस, 8 लिखो पेमेंट, 9 लिखो इनवॉइस, 10 लिखो गुड्स डिलीवरी विथ चालान, 11 लिखो गुड्स रिसीव्ड नोट, 12 लिखो गुड्स रिटर्न नोट, 13 लिखो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। शुद्ध सामग्री नेट कितनी बची? 500 किलो माल आया, उसमें से 50 लौटा दिया तो 450 किलो बची। हाँ, तो कुल कितने कागजातों से काम हुआ? 13 कागजातों से, जिसमें एक कागजात डबल बार बना। जिस कागजात का नाम क्या था? मटेरियल रिटर्न वाला। मटेरियल जो रिटर्न था वो 2 बार बना, क्योंकि एक तो अकाउंट्स में भेजा और एक सप्लायर को भेजा। अरे सोच समझ में आया क्या? तो सबसे पहले चिल्ला चौट कौन करता है? इंजीनियरिंग। प्लानिंग किसको भेजता है? आवाज। प्रोडक्शन किसको भेजता है? स्टोर किसको भेजता है? परचेज किसकी तरफ चुकाता है? सप्लायर फिर किससे संपर्क करता है? अकाउंट्स और स्टोर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके माल प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा वाला? गुड्स रिसीव्ड नोट। स्टोर अकाउंटिंग को भेजा ना, हाँ हमें माल मिल गया। गुड्स रिसीव्ड नोट नहीं, गुड्स रिसीव्ड नोट में तो ये स्टोर कॉस्ट, स्टोर अकाउंटिंग को भेजेगा। ये रहा ना 11, 10th वाला तो ये है ना, ये चालान वाला लिखवाया था ना मैंने, गुड्स डिलीवरी विद चालान। चालान भेजता है, चालान। अरे हो गया, तो ये पहला वाला स्टेप पूरा हुआ।
हाँ, बाकी का कल देखेंगे। हेडिंग लगा दो बस, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, ये हेडिंग लगा दो। तो बच्चों में ऐसा करता हूं, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों में इसी क्लास को कंटिन्यू रखता हूं, क्या पता वो दूसरी क्लासें नहीं चले, अरे वो टाइमिंग गड़बड़ है उसमें। अभी आ रहा है क्या नई क्लास का? एक्सपायर्ड? बच्चों आप इसी क्लास को कंटिन्यू रखो, इसी को ही कंटिन्यू रखो, मैं इसी में दूसरी चला देता हूँ, है ना, इसको एग्जिट मत करना तुम। एक्सपायर्ड हो गई, दिखाई नहीं रहा, और वो अकाउंटिंग जो पहले पोस्टिंग की क्लास ली थी वो दिखा रहा अपकमिंग सून। कौन सी वाली? ये वाली ये चलाई थी ना आपने इसमें पहले, अब ये कमिंग दिखा रहा है। इसका टाइमिंग क्या है? इसका 12 बजे दिखा रहा है, अब जो पोस्टिंग की है ये? अकाउंट्स दिखा रहे हैं हाँ तो इसको चला लेते, 12 बजे चलेगी। करूँ? आपके में 12 बजे चलेगी। हाँ तो 12 तो बजने वाली है ना, है? मेरे हिसाब से आपको भी तो चलने दो और चेक कर लो आप एग्जिट करके। दो दिखा रहा है। 10:30 से 12, 10:30 से 12। और यही चला लेते हैं। Recording in progress. फालतू में लफड़ा कौन मोल ले, इसमें वापस एंटर होके देखो। नहीं, ये 12 बजे कहाँ है? ये 12 ही है क्या? पहले भी तो इसी में तो एंट्री की थी। उसमें ओपन हुई थी ये अकाउंट वाली, इस टाइम पे ओपन हुई, बस। अनलॉक हो गई। थोड़े बड़े सवाल बाकी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले। उसमें स्टैंडर्ड और वो दिए गए हैं। आ गया, एंटर तो हो गया। हेलो हेलो। कितने बजे से थी आज क्लास? फाउंडेशन वालों की जल्दी होती होगी। 7 बजे तक वहाँ है, 6:30 बजे कल फिर किसने खोला? को।
ये निकाल लो सवाल। सोनी लिमिटेड। पेज नंबर है 10.30। 10.30 इलस्ट्रेशन 11। सोनी लिमिटेड। तो इस सवाल में ये ट्रेडिंग पीरियड दे रखा है 31 दिसंबर का, और 31 दिसंबर के अंदर एक तो जीपी दे रखा है और एक एनपी दे रखा है। अब कंपनी ने एक फायर पॉलिसी ले रखी है कितने रुपए की, 3 लाख की, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितनी ले रखी है, 1 लाख की। दो पॉलिसी है, 3 लाख की तो स्टॉक वाली है, 1 लाख की प्रॉफिट वाली है। अब आग कब लगी, आग लगी 1 अप्रैल 2012 को, और एंटायर स्टॉक गटेड विद नील सॉल्वेज वैल्यू। नेट क्वार्टर सेल। अब बच्चों इस पे ध्यान से देखो कि आग लगने की डेट क्या है, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल की जो डेट है उसमें ये जो ईयर एंड दे रखा है वो 31/12 का दे रखा है। 31/12 यानी ईयर शुरू होने से कितने महीने बाद, 3 महीने बाद आग लगी। और आपको ये कह रहा है कि 1 अप्रैल से 30 जून तक का बिजनेस प्रभावित हुआ। आपको दूसरी जानकारी दी है, उसमें एक तो सेल दिया है, परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग दिया है, सेल दिया है, स्टैंडिंग दिया है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फायर दिया है, और जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शो इंक्रीज ऑफ सेल बाय कितना परसेंट, 15%, एंड डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट बाय। अब इस सवाल में पूरा चैप्टर कवर, पूरा चैप्टर इन द सेंस स्टॉक का क्लेम और प्रॉफिट का क्लेम। तो ये भी इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन एक सेमी कॉम्प्लिकेटेड सवाल कहा जा सकता है। अपने को इस सवाल में एक तो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, और उससे इंश्योरेंस क्लेम निकालना है, और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये बताइए, क्या अपने पास में पिछले साल का जीपी रेट, यदि हम लॉस ऑफ स्टॉक की बात करें, जो पहला वाला, 2 तरह के इंश्योरेंस थे ना, तो क्या पहला वाला जो इंश्योरेंस क्लेम है उसमें 4 स्टेप्स थी। एक तो थी जीपी रेशियो निकालना, एक आग लगने के दिन का क्लोजिंग निकालना, एक ग्रॉस निकालना, और एक नेट निकालना। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जीपी रेट। जीपी रेट का फार्मूला वहां क्या था, वहां ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये सिंपल जीपी रेट का फार्मूला, सिंपल वाला स्टॉक वाला, ये नहीं है। और यहां पर आप देखो जीपी कितना है, 2.5 लाख, और सेल कितना है, 10 लाख। तो 2.5 लाख बटा 10 लाख, 2.5 लाख बटा 10 लाख इंटू 100, 25%। इस सवाल का डायग्राम बनाता हूं, देन फिर अपन स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 11 ये लेंगे ना, इलस्ट्रेशन 11 निकाल लो, मेरे को डेटा बताना। वो भी सब, ये कोरोना ही है और कुछ नहीं है। अरे तो ये है कि इसमें गिर पड़ के सब सही हो जाएंगे, इसका हवा नहीं हो हाल नहीं मचेगा। हो गया, ये चल रहा है, ये वही है और कुछ ही नहीं है, 100%।
सर आज ही पेपर में देखा इंडिया में 95% लोग इम्यून है, कोविड को उनका असर नहीं होगा, और चाइना में सिर्फ 30%, 30 या 20% के आसपास की बातें और कुछ नहीं। सर राजी करके अच्छा लगता है सर। राजी कौन करता है? सरकार करती ये जो वायरस है ना, ये क्या कि म्यूटेंट होता है। जो भी वायरस होता है ना, वायरस, ध्यान रखना, जो टीका बनता है ना, वैक्सीन बनती है, वो उस चीज की बन सकती है जो म्यूटेंट नहीं होता हो, यानी जो रेप्लिकेट नहीं होता हो, जिसमें कोई चेंज नहीं होता हो। जैसे ये फिक्स है कि भाई ये इसका यही यही रहेगा, कोड डी कोड प्रोटीन प्रोटीन वही रहेंगे, तब तो क्या उसका टीका काम करता है। अब ये क्या कि डेवलप होता रहता है, हर साल बदलता रहता है, तो जो चीज हर साल बदलती रहती है उसमें वो पुराना वाला टीका काम नहीं करता है। वही तो हो रहा है सब जगह, और क्या हो रहा है। तो वो जो नया वायरस आएगा उसके अंदर ये इफेक्टिव है कि नहीं है, किसको मालूम। अब तो मैं बता रहा हूं ना, जो चाइना ने कर रखा है वो एकदम सही है। जो बीमार होगा वो होगा, जो आएगा वो आएगा। कितने दिनों तक क्या बंद करोगे यार? कोई सिर, कोई पैर, कोई जमीन, कोई वो बंद करना, बोलना बिल्कुल आसान रहे, बंद 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 बंद, लेकिन इससे सफर कितना होता है। दूसरी बार यदि इंडिया बंद हो गया ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, यदि बंद हो गया वैसे ही मर जाएंगे लोग बाग, जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? फिर तो वैसे ही मार दो उनको, पॉइजन देके ही मार दो, वो बराबर है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है कंट्री के अंदर। भाई जो पैसे वाले हैं उनके तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, लेकिन जो हैंड टू माउथ है वो कहाँ जाएंगे? कितने क्राइम्स बढ़ जाएंगे। ओके, ये देख रहे हैं अपन स्टार्ट की डेट। ये बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है। अभी डेट क्या है मुझे बताओ, बैलेंस शीट की डेट 31 दिसंबर, दिसंबर 2011। 2011। तो 12 कर दूं क्या? यस सर। डेट ऑफ फायर बताओ। डेट ऑफ फायर है 1 नॉर्मलिटी बताओ। ठीक है, यस सर। अब ये बताओ आपको कौन कौन से मंथ की सेल दे रखी है? पीरियड 12, हाँ 12 2.5 लाख, ड्यूरिंग द पीरियड परचेज बता दो। में 3 लाख। आगे बताओ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उसी पीरियड में और ड्यूरिंग द और इस पीरियड में 2012 से लेकर 20 तक है 87,500 सेल सेल 87,500, और चार्जेस इनकर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने? 50,000 के 50,000 के। टोटल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर फायर 60,000। ये स्टैंडिंग चार्जेस, ये इंश्योर एक्चुअल का है। एक्सपेंस ये स्टैंडिंग इंश्योर्ड है, हाँ सर इंश्योर। इंश्योर्ड पूरा और एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर 10,000 हो गया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 60,000, हाँ और वो तो ठीक है, एक्चुअल ट्रेंड ये 60 है ना। हाँ ठीक है, वो पॉलिसी कितने की उसको छोड़ दो। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये डायग्राम कॉपी कर लो, देखो।
हो गया कॉपी बच्चों? हो गया? हो गया? लगाओ हेडिंग सबसे पहले। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। इसमें 4 स्टेप होती है बच्चों। लगाओ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बोलो क्या नाम है उसका? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल जीपी रेशियो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल जीपी रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल या तो ये रेडीमेड गिवन होता है या फिर पिछले साल का जीपी बटा पिछले साल की सेल इंटू 100। इन शॉर्ट स्टैंडिंग ये बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला है, जो आपको याद आ रहा है ना, नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट, वो लॉस ऑफ, इसमें तो जीपी अपॉन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये 2.5 लाख है, ये 10 लाख है और ये 25% है। लेकिन बच्चों इसमें ट्रेंड दे रखा है सवाल में, देखो जीपी का ट्रेंड कितना है, डिक्रीजिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ के जीपी में एज वेल एज लॉस ऑफ प्रॉफिट के जीपी में। यानी यहाँ का स्टेप 1 में भी एडजस्टमेंट करना है और लॉस ऑफ प्रॉफिट के स्टेप 1 में भी एडजस्टमेंट करना है। तो यहां पर लिखोगे एडजस्टेड जीपी रेट, इजिकल टू 25% माइनस 5%। सीधा नहीं, सीधा 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 सीधा। हुआ? अब आप हेडिंग लगाइए, सेकंड हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर।
लिख लिया? देखा, बनाओ अकाउंट। लिख लिया? तो ये बताओ, क्लोजिंग जो पिछले साल का था वो हमारे पीरियड का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। बिल्कुल। बताओ ओपनिंग कितना लिखूं? परचेज, 3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग, 70,000, सेल, 2,50,000 और जीपी रेट कितनी बैठी थी? 30%। 20% से करो मल्टीप्लाई, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो। हाँ 260 आ गया? बहुत बढ़िया। 2,60,000। ओके बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, इसका कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ दे रखा है क्या? कि जले वाले माल का कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ? तो मुझे बताओ, यही यही आपका क्लोजिंग होगा और यही आपका ग्रॉस क्लेम होगा। यस सर। यही आपका क्या होगा? ग्रॉस क्लेम। अच्छा, पॉलिसी कितने की ले रखी है? पॉलिसी सर अपने 3 3 लाख लाख की तो पॉलिसी है। बच्चों 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है। बोर्ड पे जरा देखो, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 260। और पॉलिसी कितने की ले रखी है? तो ध्यान रखना, एवरेज क्लॉज भी यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि एवरेज क्लॉज तब लगता है जब आपने क्लोजिंग स्टॉक से कम वैल्यू की पॉलिसी ले रखी हो। आपने पहले ही पॉलिसी ज्यादा की ले रखी है तो फिर ये एवरेज क्लॉज भी नहीं लगेगा। बच रहा है, यही हमारा नेट क्लेम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? नेट क्लेम। नेट क्लेम। तो यहां तक कॉपी कर लिया। यस सर। तो हम स्टेप 3 और स्टेप 4 लिखने के बजाय सीधा एक नोट लगाएंगे। लिखो स्टार लगा के, एज द होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी यही था। होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी यही था। ये समझ गई भाई साहब, ये इंटेलिजेंट बच्ची है। एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक destroyed by fire, the value of stock
is less than policy value, is less than policy value, so entire claim will be admitted. Entire claim will be admitted. Claim will be अरे क्लियर है? नेट क्लेम अमाउंट इजिकल टू 2,60,000 लिख लो। नेट क्लेम इजिकल टू 2,60,000। बिल्कुल लॉस लिखने की जरूरत, क्लेम ही लिखो सीधा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्लेम निकालेंगे बच्चों, लेकिन उसके लिए सुन लो, उसके लिए सुन लो। नाम क्या है बताओ उस क्लेम का? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम। अब उसमें लफड़े ही लफड़े हैं बच्चों। तो सर लफड़े क्या है उसमें? दुनिया भर के लफड़े। बोर्ड पे देखो, मुझे आप ये बताओ, आपको इंडेमनिटी पीरियड की सेल दे रखी है, लेकिन बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो सर बाकी क्या? न तो स्टैंडर्ड का कोई इंफॉर्मेशन, न एनुअल का कोई इंफॉर्मेशन, और ये तो ताबड़तोड़ है मामला। तो सर अब तो ये तो सवाल ही खराब हो गया। तो क्या जीरो लेके आ रहे हैं? ऐसे कैसे ले लोगे? तो देखो, पहले तो आप ये मुझे बताओ, इंडेमनिटी पीरियड की तारीख क्या है? 1/4/12 से 30 जून 12। और स्टैंडर्ड टर्नओवर की बात करें तो बच्चों वो कहां से कहां तक होगा? 1/4/11 से, ये लो, ये मैंने लिखा 1/4/11 से 30/6 है। तो सर ये तो हमें दे ही नहीं रखी, अब हम क्या करें? तो इसको निकालने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि बच्चों आपको जो सवाल में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो देयर इज ए ट्रेंड। बताओ कितना ट्रेंड दिया हुआ है? सेल 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 है 15% इंक्रीज। किसमें इंक्रीज? सेल में। सेल में इंक्रीज। बोर्ड पे देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। नहीं रुको बेटा, थोड़ा दिमाग। मुझे बताओ, सवाल बोल रहा है देयर इज ए इंक्रीज इन सेल, देयर इज इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज? पिछले साल के कंपैरिजन में सेल में इंक्रीज। तो कुछ सोच समझ के ही तो बोला होगा 15% इंक्रीज। समझना क्या इंक्रीज? अरे तो इंक्रीज 15 निकला तो कुछ दिमाग लगा के ही तो बोला होगा। ऐसे कैसे बोला होगा? अरे मुझे बताओ, हमारा वाला नया साल शुरू हुआ इस तारीख को, इस तारीख को शुरू हुआ। यहां तक का पीरियड नॉर्मल था या नहीं था? इसमें सेल कितनी है? 2.5 लाख। तो आपने इस 2.5 लाख का कंपैरिजन पिछले साल के इन्हीं 3 महीनों से किया होगा। आपने इस 2.5 लाख का कंपैरिजन जो किया होगा वो पिछले साल के इन्हीं 3 महीनों से किया होगा, और देखा होगा तो आपने सेल 15% हाई बोली होगी। इसका मतलब इन्हीं 3 महीनों में पिछले साल सेल क्या रही होगी? कम रही होगी। कितनी रही होगी? 2.5 लाख इंटू 100/115 करो। 2.5 लाख इंटू 100/115। ध्यान रखना, 2.5 लाख माइनस 15% मत कर देना आप। कितना आया आपके पास? इसमें 15% जोड़ के देखो आप, फिक्स 15%। यानी आपने इसका कंपैरिजन उसके साथ किया होगा, तभी तो 15 बोला होगा, वरना कोई सपने में थोड़ी बोल दिया होगा 15 बढ़ रही है। अरे तो कैसे देख लिया 15 बढ़ रही है? तो इसको देख के पिछले 3 महीने की सेल देखी होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या आपको आ गई? अब यदि ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ, पिछले साल के 12 महीनों की सेल आपके पास है?
पिछले साल के कितने महीनों की? 12 महीने की। कितनी सेल है? 10 लाख। 10 लाख। वो कहां से कहां तक की सेल है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। उसमें से 3 महीनों की सेल आपके पास आ गई कि नहीं आ गई? जनवरी, फरवरी और मार्च की, वो लेस कर दो। 782। एक एक 2011 से 31 दिसंबर 2011, यहां से यहां तक की सेल कितनी है? 10 लाख है। अब आपने ये यहां से यहां तक की सेल मेहनत करके अभी अभी निकाली। बताओ ये वाली सेल कैसे निकाली आपने? यहां से यहां तक की सेल 2.5 लाख इंटू 100/115, कितनी आई है? 2,17,391। और ये 2,17,391 आई। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की सेल आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बताओ कैसे निकाली? 10 लाख माइनस 2,17,391 कितना? 782,609। 782। और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इस सेल को मैं इक्वल मानूंगा। इस सेल को मैं क्या मानूंगा? ये 9 महीने की सेल है और आपका इफेक्टेड पीरियड क्या है? यहां से यहां तक का ही तो था, और आपको स्टैंडर्ड टर्नओवर यहां से यहां तक का निकालना है, तो 3 महीने का निकालना है। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, करो कितना आया? 2,42,860। आज जो भी आ रहा है घबराओ मत। आया? बताओ ये कौन सा टर्न? लेकिन आपको एडजस्टेड स्टैंडर्ड लेना है तो इसमें 15 जोड़ 9। अलग अलग कैसे आ रहा है? 3-4 जने मिलजुल के करो। 782,609 इंटू 3, इसमें 15% जोड़ दो। 3 लाख। ऐसे अरे फर्स्ट क्वार्टर पर जाना है। बोलो क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर। साल का 2012 का पहला क्वार्टर से 2011 का पहला क्वार्टर पर जाना है। फिर 2011 के 9 महीने की सेल निकालनी है। फिर उस 9 महीने की सेल से 3 महीने की सेल निकालनी है। फिर उसमें 15% जोड़ना है, तब जाके स्टैंडर्ड टर्नओवर निकलेगा। अरे कुछ दिमाग लगा कि नहीं लगा? 3 लाख आया? हाँ बेटा 3 लाख आएगा ही। समझ में आई बात? तो भाई कसर इसने ऐसा ताबड़तोड़ कैसे किया? अरे भाई 15% बढ़ा तो कुछ बुद्धि लगा के तो बढ़ा होगा। तो आपने फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन किया होगा तो 15% बोला होगा। इसका मतलब पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में इतना रहा होगा, इतना रहा होगा, तो बाकी के 9 महीने में कितना रहा होगा, और बाकी के 9 महीने को इक्वल मान ले तो इन 3 महीनों का कितना रहा होगा, तो उसमें 15% जोड़ दे। वो तो क्या वो था ही, जहां पर नहीं माने तो वहां तो इक्वल मानना है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं उसको भी बता दूं फिर मैं लिखवाऊंगा। मैं एनुअल निकालना चाहता हूं। कौन सा टर्नओवर? एनुअल का मतलब क्या होता है? आग लगने की डेट के पीछे के 12 महीने। वापस से बोलो क्या? तो आग लगने के पीछे की डेट के 12 महीने में से ये 9 महीने आएंगे काम में नहीं आएंगे? अरे ये 9 महीने काम आएंगे कि नहीं आएंगे? ये 9 महीने और एक वो पीछे के 3 महीने। तो ये 782,609 में लिखो, हाँ, प्लस 15%, 9 लाख। और ये जो 3 लाख ये यहाँ कितने थे? ये कितने थे? ये आग लगने से पीछे के 2.5 थे शायद। 9 प्लस 2.5 जोड़ दो, 1150। अब बात आती है सर 2.5 पर आपने 15% क्यों नहीं जोड़ा? तो मुझे बताओ, ये तो करंट ईयर का था ही ना, ये तो ट्रेंड का इफेक्ट लिए हुए था भाई। 2.5 लाख तो ट्रेंड का इफेक्ट लिए हुए था, तो 2.5 लाख में तो ट्रेंड का इफेक्ट नहीं देना है, लेकिन इन 9 महीनों में ट्रेंड का इफेक्ट देना है। यानी आग लगने के पीछे के 12 महीने की सेल लेनी है कि नहीं लेनी है? तो आग लगने, और ये पिछले साल की सेल है,
मुझे मुझे आप ये बताओ, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आग लगने के जस्ट पीछे के 12 महीने की अनुमानित सेल क्या होगी, तो ट्रेंड का इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा ना, इतने का जीपी। मैंने बताया था ना, दो चीजों में ट्रेंड देते हैं, एक तो स्टैंडर्ड में और एक एनुअल में। लेकिन इन 3 महीनों में ट्रेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस कारण इनमें नौका ही देंगे इसमें, क्योंकि देते ही एनुअल में देंगे ही देंगे। तो 9 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा? 11,50,000 टोटल ऐसे निकलेगी। ये कौन सी टर्नओवर? एडजस्टेड एनुअल। काम की चीज इसमें दो ही थी, एक तो कौन सी थी? स्टैंडर्ड, और एक कौन सी थी? एडजस्टेड एनुअल। अरे क्लियर है? देखो, जो भी बिजनेस इफेक्ट है, मुझे बताओ स्टैंडर्ड एडजस्टेड क्यों कर रहे हैं? उसमें ट्रेंड क्यों दे रहे हैं स्टैंडर्ड में? क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि इस साल आग नहीं लगती तो लगभग इतनी सेल होती है। तो आपको भी तो पॉलिसी नए के हिसाब से करवानी चाहिए भाई। एनुअल टर्नओवर से क्या निकलती है? पॉलिसी की वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती है? तो जब तुम क्लेम लेने की बारी आई कि इस बार हमारा इतना सेल होता, तो स्टैंडर्ड में तो एडजस्टेड करते हो, तो यहाँ पॉलिसी भी आपको रिवाइज वैल्यू पर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? इंक्रीजिंग ट्रेंड के बेसिस पर लेनी चाहिए। मतलब कमाई के वक्त तो तुम तुम्हारे साथ, और हमारे प्रीमियम के समय का पुरानी बात। एनुअल में भी एडजस्टेड लेते हैं और स्टैंडर्ड में भी एडजस्टेड। ओके, अब लिखो आप इसमें हेडिंग क्या लगाई? कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। इसमें लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर एंड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इंडेमनिटी पीरियड ने आग लगने से पीछे के 3 महीने, आग लगने से पीछे के 3 महीने। ओहो, ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, वर्किंग नोट है। सेल फॉर द पीरियड 1/1/11 से 31 मार्च 11।
182,609। तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2011 कैसे निकालेंगे? तो 70 कर दो। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना परसेंट जोड़ोगे? 3 लाख? प्लस कितना? ठीक है, ओके। 10 लाख का था, 15% ऐड करके फिर कैलकुलेशन करते थे। तो लास्ट में ऐड कर रहे हैं 15% माइनस हो रहा करके, फिर कि जो 10 लाख है उस पर 15% ऐड करके पहले माइनस कर लेते। आंसर में वही आता है, 11,50 डिफरेंट आता है। करके देखो आप, वही आ गया 11,50। करके तो देखो एक बार, करो, 1 मिनट जोड़ के देखो। 10 लाख में 15% जोड़ के देखो, आया? ये कहां से कहां तक आया? और अपने को एनुअल का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ फाइट से पिछले वो फर्क पड़ गया, वो फर्क पड़ गया। सही में गलती से आ गया। वो एक में इसी में हुआ वो। और ढाई का क्या करोगे फिर? अब उस 11,50 के 4 टुकड़े करो, फिर ढाई जोड़ो, देखा बैठ जाएगा। बात तो एक है ना। बात एक कैसे है? सर, इस वाले पीरियड में तो हमें 15% पहले और आगे वाले में तो ऑलरेडी था। हाँ ऑलरेडी था। हाँ तो हाँ इधर तो वाले करो से करके देखो, तो करके देखो, देखो 11,50 बैठ जाए, हम भी देखते हैं, करके देखो। लीजिए 3 लाख का आ ही गया।
वो तो आएगा ही आएगा 3 लाख। सर मैं डेट 1150 में से 2.5 लाख माइनस कर दिया, बचा 9 लाख। 1150 में से 2.5 क्यों माइनस कर दिया? क्वार्टर का तो अपन को गिवन है सर। 1 क्वार्टर का गिवन है, ये 1150 तो आपने पिछले साल का निकाला, इसमें से 2.5 क्यों माइनस कर रहे हो? इस साल में निकालेंगे ना सर 15% रेट ऐड करने के बाद। अरे पिछले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर का है वो करोगे ना माइनस तो। पिछले साल का सेल 10 लाख आया था, उसमें 15% है, करंट का आ गया। हाँ हाँ नब्बे माइनस कर दिया वही 9 लाख आ गया। 9 लाख का 3 क्वार्टर है, 9 लाख डिवाइड बाय 10 लाख में से पूरे पीरियड को 15% से ऊपर कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं, लेकिन उससे फिर ये 1150 कैसे आएगा? माइनस करने के बाद नहीं है। इसमें आएगा 11,12,500 है। 10 लाख पे 15% रेट ऐड कर आपने यही बताया 11 पूरे 12 महीने का है, तो उसमें 9 महीने का निकाल लेंगे अपने, और फिर 2.5 लाख वो ऐड कर देंगे, तो 11,12,500 ही आएगा। वो कैसे आएगा? 12 नब्बे का 15 ऐड करना होगा, 12 महीने का लेंगे। ओके, ये कर लिया। अब सुन लो बच्चों, जीपी रेशो लास्ट वाला और देख लें। है ना, उतारा नहीं क्या? लास्ट वाला और देख लें। नौ महीने ले लिया और आगे का 3 महीने ले लिया। और इधर तो ऑलरेडी हाँ हाँ, तो वही तो किया। यही तो किया है। वो नहीं करके भी अगर हम लोग इसमें भी 15% ऐड करें तो सेम ही तो हुआ ना। इधर भी तो ट्रेंड देख रही तो बात तो एक ही है ना। हाँ, बात एक ही। आएगी। आप ये कहना चाहते हो कि ये दो दो 15 है, इसमें 15% और ये जोड़ दे तो ये निकल जाएगा। वो तो चीज तो वही हुई ना। हाँ तो वही तो ये पूरे अभी पूरे 10 अभी लाख जो में ये कर कहना रहे चाह हैं। रहे थे कि 10 लाख में 15% जोड़ा आपने, हाँ तो सेम और वही फिर बोल रही हूँ। ये घटा के आधा घटा के इक्वल मान लिया, फिर उसको वो वाली चीज आप जो कह रहे हो वो तो सही है ही। नहीं, मैं भी यही बोल रही हूँ, ये पूरे 10 ही तो ले रहे हैं ना। हाँ, ये पूरे 10 ले रहे हैं। 10 ले रहे प्लस 15 करना, और ये 2 को करना, एक ही तो बात है। वो 2 को करना इस कारण से आपकी बात है क्योंकि आप 217 को अज्यूम कर रहे हो। आप यदि आप उस 217 को अज्यूम ना करो तो कह रहा हूं, नहीं, हाँ उसको आपको एक- पहले से पता है कि 217 ये है, जब तो बैठेगा ही बैठेगा ना, वो तो इफेक्ट। हाँ वही आएगा। नहीं, 9 महीने की सेल इक्वल लेनी है, अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ट्रेंड का इफेक्ट दिया हुआ है। ये कॉपी हो गया ना। यस सर। अब लिखो जीपी रेशो। स्टेप 1 जीपी रेशो। यस, स्टेप 1 स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो लिखा, और स्टेप 1 जीपी रेशो में फॉर्मूला लगाओ।
बोर्ड पे देखो बच्चों, फॉर्मूला बोलो क्या है? नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई क्या है? टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। यही है। अब गलती मत करना, इधर देखो बोर्ड पे, नेट प्रॉफिट पिछले साल का बताओ 50, इंश्योर्ड स्टैंडिंग बताओ, और टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर बताओ, और इनटू 100 करो, और अभी एडजस्टमेंट और करना है, एडजस्टेड जीपी रेट। %, माइनस 5%, 5%। इससे बड़ा क्वेश्चन बढ़िया बात है। अभी खत्म कहाँ हुआ ये? कहीं नहीं अभी तक तो पहला ही स्टेप हुआ है। बच्चे अभी आपने सोचा हो गया काम है, अभी कहा अभी। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखा? शॉर्ट सेल। फॉर्मूला क्या था बच्चों? माइनस क्या करना बच्चों? लेस एक्चुअल सेल। हाँ जी बच्चों, स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट में किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टेप 2 को स्टेप 1 से। कैसे कैसे कुछ भी बोल 10%। रहे हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं। 10,625 मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। 10,000। आज ये अकेली पूरी बैच का लड़कियों का मोर्चा संभाल रही थी। किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब एनुअल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर तो है अपने पास, कितना था? मल्टीप्लाई बाई 5%। इतने की पॉलिसी करवानी चाहिए। यहीं पर आके गाड़ी अटकती है अच्छे अच्छों की।
मेरे ख्याल से है ही नहीं। एडिशनल एक्सपेंसेस चेक करो कितना क्या है जी। बच्चों एडिशनल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं? दे रखे? अब रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुको, अरे एक सेकेंड, अरे रुक जाओ, इधर देखो ये क्या लिख रखा है? कितना? 50,000। और ये क्या लिख रखा है? अब इन दोनों के डिफरेंस से आप अनइंश्योर्ड मत निकाल लेना, कहीं इमोशनल हो जाते हैं। अरे भाई एक तो होता है टोटल स्टैंडिंग और उसमें से स्टैंडिंग इंश्योर्ड लेस हो तो अनइंश्योर्ड बचे, तो ये एडिशनल खर्चे और एडिशनल खर्चों में से इंश्योर्ड लेस होने पर अनइंश्योर्ड नहीं बचते, ये तो एडिशनल है, ये एडिशनल है। नहीं 50,000 से ऊपर नहीं है ये। देखो एक तो होता है स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग मतलब आपके जो रेंट है, आपका लोन का ब्याज है, वो एडिशनल बोले जाते हैं, वो स्टैंडिंग बोले जाते हैं। और एडिशनल का मतलब होता है आग लगने के बाद एक्स्ट्रा में लगे खर्चे। तो इधर देखो, तो एडिशनल एक्सपेंसेस वास्तव में केवल कितने खर्च हुए? 60 हुआ। एडिशनल एक्सपेंसेस वास्तव में कितने खर्च हुए? 60। देखना एक बार, ये समझने वाली स्टेप है। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस 60, और उसके बाद दूसरा क्या है? रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। और मैंने आपको बताया था कि यदि सवाल में कुछ भी नहीं लिख रखा हो तो अपन ये मानते हैं कि एक्चुअल सेल ही वो है। एक्चुअल सेल कितनी है? 87, निकालो। और तीसरी है सबसे खतरनाक स्टेप, बताओ वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय में ही ये समझाने वाला पॉइंट है, अनइंश्योर्ड वाला। हेलो हेलो, देखना बच्चों, ये वाला पॉइंट कितने रुपए का है? ग्रॉस प्रॉफिट 57,500, और ये भी है 57,500, और ये एडिशनल वाला खर्चा है 60। अब बोर्ड पे देख लो, अब कॉपी मत करना, ये वाली चीज है मेन निकालने वाली। वो हम कैसे निकालें? कैसे दे तो रखा है ना, अरे 60 तो एडिशनल एक्सपेंसेस है और इन दोनों का अंतर कोई अनइंश्योर्ड थोड़ी होता है, तो सर फिर कैसे निकले? तो बच्चों ये पिछले साल के खर्चे दे रखे हैं आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली स्टैंडिंग ही होते हैं यदि कुछ भी ना कहा जाए तो। आप मुझे ये बताइए ये कौन सा खर्चा है? ये फिक्स ही होता है, लेकिन ये वाला खर्चा सेल के साथ डिपेंड करता है। इसके साथ तो ये फिक्स नहीं होता। फाइनेंस चार्जेस क्या होता है? फिक्स होता है। यानी फिक्स खर्चे कौन कौन से हो गए? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 180 में से इंश्योर्ड वाले कितने थे? अनइंश्योर्ड वाले कितने हुए? 130। ऐसे निकले। वैसे यदि आप गलत कर भी देते ना ये सवाल में तो भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि आएगा तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में बीच वाला ही, तो कंपनसेटिंग एरर से तुम बच जाते। अरे कौन सी एरर से? हाँ लेकिन सही तो सही। तो वापस से देखो अनइंश्योर्ड आपने कैसे निकाला, ये दोनों स्टैंडिंग है और इसमें से 50 लेस करके अपन निकालेंगे। तो बताओ ये कितना आया, 130। अठारह। तो वो तो लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग तो बीच वाला ही बैठेगा क्या? एक्चुअल में बोल रहे हैं कि फायर के बाद 60,000 हो गए, तो एक्स्ट्रा में वो हमने सोचा नहीं था 10,000 का, वो एडिशनल होते क्या है? दुकान, ये होता अतिरिक्त दुकान का किराया, हाँ। अतिरिक्त आदमियों की सैलरी, उसका उस स्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं। और ये अतिरिक्त फायर के बाद हुआ। हाँ फायर के बाद हुआ है क्योंकि हमें सेल मेंटेन करनी थी। इसका स्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, न तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग से कोई लेना देना, न अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग से लेना देना। ये तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, अलग से आदमी टांग रखा है जो उधर गली की तरफ इशारा करता है कि इधर दुकान खोल ली, शाहरुख खान, उसका स्टैंडिंग से क्या लेना देना? वो पठान फिल्म देखोगे तो ये देखो एडिशनल एक्सपेंसेस। आया 4375। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या करेंगे? हम्म हम्म नहीं 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 लेना है। हमने अलग अलग कौन से? वो जो पहले में फर्स्ट में ऐड हो स्टेप 6 था ना, स्टेप 6 बोलो क्या है? नो क्लोज क्लेम 3 में 5 ऐड करो। 15,000 ये कौन आ गया? पलक। कितने बच्चे हमारी क्लास में अच्छा और दूसरे बच्चे कहाँ से आ गए? चला गया मेरे साथ ये क्या जो लिख रहे नए हो एडमिशन आए ना सर? उनको लिंक मिल गया तो जाते हैं यही 8 की क्लास ये बच्चे अरे जीआईटी ये पता ही नहीं है कौन से बच्चे कहाँ पर क्या आ गए, क्या लिखा है कंफ्यूजन हो गया इनको। क्या लिखा है? ये 8 की क्लास है ना? यस कौन है सर हाँ होगी होगी भाई, तुम लोग जाओ, यहाँ पर कैसे आ गए? ये सही है ये 8 की क्लास नहीं है, हाँ ये जीआईटी 8 क्लास है। ये गलती से दूसरे बैच के बच्चे आ गए। और आ रहे अरे एक और आएगा अरे ऐड होते जा रहे एक और आएगा भैया को बोला अरे और आ गया ऐसे किया डन डन। हमारी क्लास में ये अपनी क्लास में आतंकवादियों की तरह कैसे घुस गए? पाकिस्तानी चलो कोई बात नहीं, अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम ग्रॉस क्लेम। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का है? 625। कितना था? 43। और सेविंग एंड एक्सपेंसेस कितना है? 0 है। बताओ कितना आ गया? 15,000। अरे सर देख लेगी तो ठीक है। आगे का सब कर ले। तो मैं कैसे चलाऊं इसको? दो सर सर आप कहाँ से चल जाएगी? अरे उसमें दूसरे बच्चे घुस रहे हैं। वो देख के वहाँ पे एक बार चला के तो देखो। वो तो आ जाएंगे जो आने के बाद मीटिंग लॉक कर देंगे, कोई नहीं आ पाएगा। रूम में वो अरे वो वापस आ जाएंगे। लॉक कर देंगे ना, मीटिंग इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। रहने दो, अभी अपन बस 15-20 मिनट की तो और है। उसको जूम पे पढ़ा लो। अरे तो बुक में 268 की आवाज है। क्यों ऐड किया यहाँ देख। हाँ, तब बोल रहा था ना। क्यों ऐड किया? सॉरी उनके सर की क्लास। सर इसमें पर ये ग्रॉस क्लेम टोटल में किया इन्होंने दोनों के। आधे घंटे तो आंसर नहीं आया? भाई बुक में 268 क्यों आ रहा है? लॉस ऑफ स्टॉक लास्ट टाइम मैंने दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों के लॉसेस को। तो हमने तो अरे बेटा अभी ये वाला लॉस कितना बैठा? 15। और 260 में 15,000 जोड़ दो बस। आगे पे लिखना नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम टू बी सबमिट अभी लिखेंगे ना अपन। हाँ ये आ गया क्या पूरा? अब लिखो नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम टू बी सबमिटेड। नेट क्लेम निकाल लो ना पहले। Recording in progress. ये स्टार्ट ही नहीं होगी तुम्हारे। जगह ज्वाइन करके देखो ये। कॉस्टिंग ग्रॉस क्लेम के बाद नेट क्लेम अरे वो उसमें दिक्कत आएगी, उसको छोड़ दो आप। पता नहीं कहाँ कहाँ पर लिंक चला गया, अभी वो आतंकवादी बच्चे घुस जाएंगे। नमस्कार और बोल रहे हैं, मैंने कहा ये कौन घुस गया? और क्या, अभी जाने क्या क्या लिखेंगे, तुम लोग देखते ही रहोगे उनको। जब तो बंद किया है मैंने, तभी तो बंद किया है। खाटू श्याम जी की जय, जड़े क्या क्या लिखते रहते हो। क्या बात है। उनकी अलग ही चलती है। आधे घंटे तक आप अच्छे लग रहे हो, ये कहाँ से लिया? कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। मस्त है वो, दीन दुनिया से परे है, साधु सन्यासी हो।
अच्छा ये बताओ बच्चों, पॉलिसी कितने की ले रखी थी? हैंडवर्क ये तो होता है 50 की। पॉलिसी 50 की ले रखी थी क्या? 1 लाख की। 1 लाख की तो इसमें ये नेट क्लेम तो लगेगा ही नहीं ना। हाँ नेट क्लेम तो लगेगा नहीं, तो 57,500 है। कैलकुलेशन क्यों लगा है? हाँ सर लिखेंगे ना, इसमें लिखोगे सिंस एक्चुअल पॉलिसी टेकन इज actual policy taken is less than more than लैंग्वेज उल्टी बन गई ना, मोर देन इंश्योरेबल अमाउंट सो ग्रॉस क्लेम इज इक्वल्स टू नेट क्लेम। ग्रॉस क्लेम किसके बराबर होगी? नेट क्लेम के। ये क्लियर है? अब नीचे लिखोगे टोटल इंश्योरेंस क्लेम टू बी सबमिटेड। टोटल इंश्योरेंस क्लेम विल बी सबमिटेड। ग्रॉस क्लेम नहीं बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बताओ लॉस ऑफ स्टॉक वाला क्लेम कितने का था? 260 का था। और लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला क्लेम कितने का है? 15। बेटा 15,000 आया तो सही ऊपर। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम ही बोलते हैं उसे। ये टोटल कितना आ जाएगा? 2,75,000 भैया है दमदार। 8 नंबर का तो कम से कम होगा ही, ऊपर ही मान के चलो। हाँ इसमें 2 चीज निकालनी थी सर। 4 पेज हो रहे हैं। 1 2 3 4 2 और 4 1,400। 4 ये करवा दिया था कि बच्चों? देखना एक बार, इसको पढ़ो एक बार। सबको इसमें तो नंबर अप्लाई करना है।
सब given है। फॉर्मूला डालना अच्छा नहीं नीचे का भी same addition। पढ़ो एक बार। हाँ, सब given है इसके। ये भी given दे दिया। सारा given है। डिसलोकेशन बस 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 बस। वही पॉइंट Dislocation तो नहीं है। ओ, वो आपको पता है मैं स्टेप नंबर 5 करवाता था। क्या करवाता था? उसमें एक तो एडिशनल लेता था, उसके नीचे रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। उसका मतलब ये होता था कि एडिशनल खर्चों की वजह से सेल की कमी में कितनी कमी रोकी गई, यानी एडिशनल की वजह से सेल कितनी हुई, उसी को ही मेरे को बताना है। कंपनी ने एडिशनल खर्चा कितने का किया? 9,300। ये तो पहला पॉइंट हो गया 5वें का। और ये कह रहा है कि आफ्टर द फायर बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये है बच्चों कि यदि ये खर्चा नहीं होता ना, क्या बोला मैंने? यदि ये खर्चा नहीं होता तो सेल केवल 55 ही रहती। यदि ये खर्चा नहीं होता तो सेल केवल कितनी रहती? 55। अब आप देखो इंडेमनिटी पीरियड में सेल कितनी हुई? 80 हुई। और यदि ये खर्चा नहीं होता तो सेल कितनी होती? 55। तो 80 और 55 का डिफरेंस बताओ। यानी बिकॉज ऑफ एडिशनल खर्चे ये सेल कितनी हो रही है? 25,000। 25,000। अरे क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल एक्सपेंडिचर सेल कितनी हो रही है? 25,000। और देन फिर ये सवाल आपका कंप्लीट हो पाएगा। ये देखो ये 25,000 का 30% लेंगे। आ गया? ओके। इसमें तो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड का लफड़ा भी नहीं है, इसको तो रेडीमेड दिया हुआ। इसमें हाँ बिल्कुल। तो 25,000 का 30% कितना हुआ? 25,000 का 30% 7.5। और एडिशनल खर्चा कितने का हुआ? 9,003। वो देखो बेटा, जब ऐसे एडिशनल खर्चा किया जाता है तो प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखा जाता, कस्टमर मेंटेन पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये अभी का लॉस दिख रहा है लेकिन वो परमानेंट भाग गया तो, समझ गए? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कस्टमर की गलती से कोई सामान खराब हो गया और फिर दुकानदार के पास वो आता है, ये देखो आपने खराब आइटम दे दिया। लेकिन वो जानता है कि कस्टमर की गलती से खराब हुआ है, उसकी लापरवाही से फिर भी वो लॉस खा करके उसको चेंज करता है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसे मैंने देखा था, मैं नेशनल बाजार, जाने क्या नाम था उस शोरूम में गया, बाजार कुछ करके था, दूसरा नाम था, हैंडलूम तो पता रहता मुझे। तो वहां पर एक लेडीज आई और उसने ये एक गिफ्ट सेट था जिसके कीलें उससे निकल गई, मतलब उसको ढंग से उसने ओपन नहीं किया, मतलब ढंग से वो ओपन नहीं कर पाई, उसके फंक्शन को नहीं समझ पाई कोई घर वाला या वो, और उसने उसकी कीलें निकाल दी। वो लेके आई तो ये देखो ये आपका तो टूटा हुआ निकला। मैम आप कमाल करते हो, आपको चेक करवा के दिया था, ऐसे कैसे टूटा निकल गया? तो नहीं 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 आप मेरे को ये कर रहे हो। ठीक है, ऐसे तो मत बोलो कि आपने टूटा हुआ दिया था, हम बदल रहे हैं, लेकिन ये मत कहो कि ये टूटा हुआ निकला था। क्योंकि कोई भी आदमी परचेज करता तो चेक नहीं करेगा कि आप मुझे बताओ, करेगा। तो वो चाहता तो वीडियो वगैरह सब पुराने देख दाख के उसको सेटिस्फाई कर सकता था, लेकिन उससे होता क्या कि उसने ओवरऑल एनालिसिस किया होगा कि ये लेडीज जो है ये 4-4, 5-5 हजार का माल रेगुलरली लेके जाती है हर महीने, तो होना नहीं चाहिए। अपने को इसमें पक्की बात है 100 से 150 रुपए का क्या लग रहा है नुकसान, बट इसको बियर करो। उन्होंने फ्री में चीज को क्या किया? रिप्लेस, और उस लॉस को बियर किया। यहां पर भी यही देखा जाता है। तो दिखने में तो आपको लग रहा है कि 9,300 खर्च कर रहे हैं और फायदा केवल कितने का हो रहा है? 7.5 का। बट आग लगने के बाद में ये नहीं देखा जाता क्या फायदा है क्या नुकसान है। कस्टमर मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वो भाग लिया फिर खेल खत्म हो जाएगा। आज देख लो जो त्रिपोलिया बाजार में अनाज की दुकानें हैं वो फुल्ली फ्लॉप हो चुकी। कारण
क्योंकि वहां जब मेट्रो का काम हुआ तो सारा कस्टमर डाइवर्ट हो गया, इधर दूसरी जगह पर। अब वो खूब चिल्ला रहे आ जाओ, कौन आता है? अब कहते हैं घर पर भी दे जाएंगे, सैंपल भी दे जाएंगे, आते नहीं, फर्क पड़ता है। अभी तो ये मेट्रो और पुलिया जब भी बन जाती है, आपके कस्टमर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब देखो ये इधर पुलिया बन रही है चोमू से, वो ये ट्राइटन मॉल की हाल खराब हो गए। अब तो छोटे मोटे दुकानदारों की तो बात छोड़ो, ट्राइटन मॉल के ऑफिसेज, नंबर ऑफ ऑफिसेज खाली हो गए, लोगों ने बंद कर दिया ऑफिसेज। क्यों? क्योंकि आते ही नहीं कस्टमर, कौन जाएगा? आने का रास्ता नहीं है, कट नहीं है घूमने का इनका। पहले आप चोमू उतर नीचे उतरो, फिर उस सर्कल का चक्कर मारो, फिर वापस चढ़ो, ब्रिज, कस्टमर ही भाग गए। किसी जमाने में मैंने सोचा था वहां पर ऑफिस लेने का। एक दो ऑफिस में मेरे को अकल आ गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना तभी चाहिए जब आप खुद उसमें यूज, फॉर रेंटेड पर्पज कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना समझदारी नहीं है। नहीं, जब तो ऐड किया मैंने, अपन एट द एंड एडजस्ट निकालते हैं, एडजस्ट निकालते नहीं निकालते, हाँ एडजस्ट निकालते हैं। ये वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि अपन इसको साबित नहीं कर पाएंगे, मतलब बोल नहीं सकते, टर्म नहीं कर सकते।